हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। और अगर वॉइस में और वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बताएं। और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजते रहें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे कनेक्ट हो गए। तो आयुषी गुड मॉर्निंग मिल गई, गरिमा गुप्ता गुड मॉर्निंग, और अभी दीपिका सिंगल गुड मॉर्निंग मिल गई, और केक के साथ मिल रही है, गुड, वेरी गुड। और अभी भी बच्चों को कनेक्ट होने की टाइम लग रहा है जो नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली क्लास डिले थोड़ी इसलिए हुई क्योंकि ऐप प्रॉपरली नहीं खुल रही थी। इल्मा गुड मॉर्निंग। और अब हम आशिया शर्मा की भी गुड मॉर्निंग हम मिल गई है। अभी धीरे धीरे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस बीच में थोड़ा सा रिकैप कर दूं कल के लेसन का। जो कल का लेक्चर था उसका रिकैप मुझे करना है थोड़ा सा। देखिए, कल हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कहा था फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, आलमंड शेप होती हैं, और 2 से 4 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है। दोनों पेल्विक कैविटी में होती है। दे आर प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी, नॉट आउटसाइड द बॉडी। अब एक पॉइंट आप याद रखिए, जो ओवरी हैं दे हैव डबल अटैचमेंट। उनका डबल अटैचमेंट होता है। दीज आर अटैच्ड टू द बॉडी कैविटी बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम टिश्यू। दोनों ओवरी जो मीजोवेरियम टिश्यू है उसके वजह से अटैच रहती है बॉडी वॉल से, और साथ ही साथ दोनों ओवरी अटैच रहती हैं यूटेरस से। और यूटेरस से कनेक्ट होने के लिए दे हैव लिगामेंट। बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट ओवरी अटैच टू द, किस अटैच रहेगी, यूटेरस। एंड बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम टिश्यू ओवरी अटैच टू द, वो अटैच रहती है किससे, दैट अटैच टू द बॉडी वॉल। तो ये अटैचमेंट है। और मैंने कहा था कि ओवरी से डायरेक्ट डक्ट नहीं निकलती। नो डक्ट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी, डायरेक्ट नहीं निकलती। लेकिन ओवरी के साथ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर। और इसके 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसका वाइडर पार्ट, जो वाइडर पार्ट है वो एम्पुला है, और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, वो इस्थमस है। हमने भी कहा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब किस पार्ट में होता है उसका नाम है एम्पुला पार्ट। सिमरन आपकी गुड मॉर्निंग। और मैं क्वेश्चन पूछा बीच बीच से आपसे। ध्रुव जैन गुड मॉर्निंग। ध्रुव कल आप एब्सेंट थे, अच्छी बात नहीं है, आपको एब्सेंट नहीं होना है, किसी बच्चे को एब्सेंट नहीं होना है। इसका क्लास का जबरदस्त फायदा तभी होगा जब आप बिल्कुल फर्स्ट टू लास्ट क्लास को लाइव लेंगे। तो अब इसके बाद ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी थी तो मान लिया हमने। वैसे तो आप अच्छे बच्चे हो, आपसे हम उम्मीद नहीं करते आप जानबूझ छुट्टी मारोगे। तो देखिए होता क्या है। तो अब बात चल रही थी किसकी, बात चल रही थी दीपिका सिंगल पूछ रही हैं कि क्या बायो का सिलेबस आ गया एग्जाम के लिए। हाँ आ गया, पर अभी मैंने स्टडी नहीं की है। मैं उसको पहले देखूं तब आपको बताऊंगा। मुझे मिल गया है लेकिन से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बिल्कुल बताएंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और फैलोपियन ट्यूब को काट कर अगर बांध दे तो ट्यूबेक्टोमी बन जाती है। ट्यूबेक्टोमी को हम बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी से फायदा होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल करने के लिए ट्यूबेक्टोमी की जा सकती है। ये परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। इसके बाद हमने भी कहा था दोनों फैलोपियन ट्यूब खुलती हैं यूटेरस में, जो सिंगल होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। इसकी वॉल में 3 लेयर होते हैं, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इनमें थिकेस्ट लेयर मायोमेट्रियम है जो स्मूथ मसल्स का बना होता है। और हमने भी कहा था कि एंडोमेट्रियम इज नॉट परमानेंट लेयर, परमानेंट लेयर नहीं है, ये ग्लैंडुलर है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं।
endometrium is glandular and not permanent. Every month during menstrual cycle it ruptured and again form नया दोबारा बन जाता है। ठीक है, ये बात हो गई थी। सर्विक्स इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस, उसका लोअर नैरो पार्ट सर्विक्स होता है, विच ओपन इन वेजाइना, और जो वेजाइना है और सर्विक्स मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ सर्विक्स एंड सर्विक्स और वेजाइना के जंक्शन पर हाइमेन मेम्ब्रेन होती है, और इसको हमने कहा था, इसको पहले विरिजिडिटी का सिंबल मानते थे। और वेजाइना ओपन इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें जाकर वेजाइना खुलती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज सराउंडेड बाय टू कुशन लाइक फैटी स्पॉन्जी layer that we call mons pubis. Below the mons pubis there are two flap like structure. Upper is labia majora जो thick होता है, lower is labia minora which cover to the opening of vagina। और उसका मकसद यही है कि जो भी हमारे बॉडी को ओपनिंग है वहां पर बैरियर लगा हुआ है ताकि कोई माइक्रो पैथोजन एंटर ना हो सके। तो उसको रोकने के लिए ऐसे किया गया है, चाहे कोई भी ओपनिंग बॉडी का हो वहां पर कोई ना कोई इस तरह का अरेंजमेंट नेचुरल है जिससे पैथोजन एंटर नहीं हो सकता। अब जहां पर लेबियम माइनोरा अपर साइड पर आपस में कनेक्ट होते हैं वहां पर एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं दैट वी कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। और जो क्लाइटोरिस है इट इज एनालोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल। जो मेल का पेनिस है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर चुके हैं, उसके एनालोगस है। लगभग वही टिश्यूज में होते हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं होता, वेस्टिजियल पार्ट है, लेकिन इट हैज सेंसर रिसेप्टर्स, इसमें सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट इज हाईली सेंसिटिव पार्ट। ये हमने सब पढ़ लिया था। मैंने भी कहा था कि फीमेल में जो ग्लैंड है उनका एक पेयर होता है वेजाइना में जिसका नाम है बर्थोनिन ग्लैंड। और ये बर्थोनिन ग्लैंड किसके एनालोगस है? ये एनालोगस होती है कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। दोनों का प्रोडक्ट सिमिलर है, वो भी एक स्मूथ म्यूकस रिलीज करता है और ये ग्लैंड भी एक स्मूथ म्यूकस रिलीज करती है। और इन दोनों का मकसद एट द टाइम ऑफ कोइटस जो फीमेल जेनिटल पैसेज है उसको स्मूथ बनाना होता है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम पहले पढ़ेंगे फीमेल में दो ही ग्लैंड हैं, एक पार्थोनिन ग्लैंड है और दूसरी मेमोरी ग्लैंड है। तो आज हम पहले बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड। तो अब आप कंसंट्रेट सुनेंगे और कोई भी डाउट हो बीच में मुझे बताते रहेंगे ताकि मैं क्लियर करता रहूं और आपको जब दोबारा पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन फीमेल है, उसमें थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक मतलब चेस्ट वाले पार्ट में, थोरेसिक रीजन में मेमोरी ग्लैंड का एक पेयर होता है। तो एक पेयर है इसका, और ये पेयर कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। तो एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट थोरेसिक रीजन। और जो कैटल हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं, उनका नंबर मोर देन 2 भी है, जैसे काउ में 4 मेमोरी ग्लैंड होती हैं। और दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन में मेमोरी ग्लैंड थोरेसिक रीजन में है, और जबकि जो कैटल हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन। पोजीशन क्लियर हो गई। और देखिए मेमोरी ग्लैंड सभी मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है ऑफ मैमल्स। और क्यों है? जिसमें मेमोरी ग्लैंड है उसी को हम मैमल्स बोलते हैं। कई एनिमल ऐसे हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड छोड़कर कोई भी कैरेक्टर मैमल का नहीं है, और फिर भी हम उनको क्लास मैमलिया में क्लासिफाई करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड इज द यूनिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड होने पर उसे मैमल बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं प्रोटोथीरियंस की, देखिए प्रोटोथीरियंस
एग लेंगे, अंडे देने वाले, और दे हैव मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स, बेसिकली रेप्टाइल हैं, कुछ कैरेक्टर में बर्ड्स के भी हैं। मैमल्स कैरेक्टर केवल एक है बेसिकली, जो मेमोरी ग्लैंड है, और मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से इनको हमने क्लास मैमेलिया में क्लासिफाई किया है। तो मेमोरी ग्लैंड हर मैमल में, और नंबर जनरली पेयर में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो जिनमें मल्टीपल बर्थ होता है, दे हैव मोर देन 2 मेमोरी ग्लैंड। अब हम बात करें जो मेमोरी ग्लैंड है, इनकी स्टडी के लिए एक अलग ही ब्रांच है मेमोलॉजी। तो मेमोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी मेमोरी ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड की स्टडी मेमोलॉजी है। और हम ये भी जानते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट, देयर आर 2 पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट को उसकी बात करेंगे। एक तो होता है इसमें एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और दूसरा होता है ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट। तो क्या क्लियर हुआ? A mammary gland is composed of 2 parts that we call adipose tissue and glandular part, glandular tissue. अब size of breast decided by the adipose tissue to decide size of breast. तो adipose tissue जितना डिपोजिट होगा वही साइज डिसाइड करता है। और मैं ये बता दूं आपको कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स ऑन FSH हार्मोन। FSH, जो FSH है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अगर एडोल्ट स्टेज पर, प्यूबर्टी स्टेज पर FSH कम बनता है तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कम होगा, साइज ऑफ ब्रेस्ट रिड्यूस रह जाएगा। तो FSH हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और आप पता है FSH हार्मोन कौन बनाता है? दिस इज द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। इसका पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कराता है, और फिर बाद में इसी हार्मोन की वजह से एग का, ओवम का, अंडे का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो एडिपोज टिश्यू बात हो गई। अब जो ग्लैंडुलर पार्ट है, यही वो पार्ट है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसका काम मिल्क प्रोड्यूस करना है। जो एडिपोज टिश्यू है वो तो साइज डिसाइड करता है, और उसके अंदर जो ग्लैंडुलर पार्ट है वही मिल्क सिक्रीशन करता है। तो अब हम बात करें ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट, मैंने ग्लैंडुलर पार्ट है उसकी बात करें। अब इसकी बात क्या है? जो ग्लैंडुलर पार्ट है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ ग्रेप्स लाइक बंच। इसका बना होता है ग्रेप्स लाइक बंच का बना होता है। जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है, छोटे ग्रेप्स लगे होते हैं, ऐसे ही इट हैज पहले उसको समझाने से पहले बता दूं आपको कि हर मेमोरी ग्लैंड में 2 मेमोरी ग्लैंड हैं। दोनों मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20, क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट आया हुआ है, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स। तो ईच मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। सभी लोब्यूल्स स्ट्रक्चरली फंक्शन सिमिलर है, पर नंबर है 15 से 20। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, इसी बीच में नंबर रहेगा। तो मेमोरी लोब्यूल्स जो है वो हर ग्लैंड में 15 से 20 हो। इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा नंबर कितना है। अब उसके बाद हर लोब्यूल, ईच लोब्यूल हैज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। हर लोब्यूल में एल्वियोलाई होती हैं, एंड एल्वियोलाई इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप्स लाइक बंच। इसमें क्या होता है, पहले तो लोब्यूल बने, फिर ग्रेप्स लाइक बंच बने, और इस एक बंच को हम बोलते हैं क्या? दिस वन बंच इज कॉल्ड एल्वियोलस। ये एल्वियोलस है, और ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको बोलेंगे एल्वियोलाई। और
ये इसकी सेल्स हैं, सेल्स ऑफ एल्वुलस, एल्वुलस की सेल है ये, और यही सेल मिल्क बनाती हैं। दी सेल्स प्रोड्यूस मिल्क। तो जो आपको दिख रहा है डायग्राम सब पकड़ में आ रहा है, आपके इधर तक पहुंच रहा है? तो मैं वापस कर रहा हूं, मुझे पता चल गया था कहां पर मैं दूर चला गया। देखिए हर ग्लैंड में, इन ईच ग्लैंड देयर इज ग्रेप्स लाइक बंच। इसको बोलते हैं हम, एक बंच को बोलते हैं एल्वुलस, एल्वियोलस। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, देयर आर सो मेनी लाइक दिस व्हिच वी कॉल एल्वुलाई। इनको क्या बोलेंगे? अभी भी डायग्राम आपको सामने नहीं आ रहा है? डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? अभी आ गया, ठीक है। तो जो डायग्राम है वो यहां से है, यहां तक है। एल्वुलस एक को बोलते हैं, एल्वुलाई बहुत सारे बोलते हैं, और ये सेल है इसकी, सेल ऑफ एल्वुलस। यही सेल मिल्क बनाती हैं। जो मिल्क बनाने वाली सेल हैं वो एल्वुलस की सेल है। तो ध्रुव जैन जो सेल एल्वुलस की है यही मिल्क बनाती है। और इट द ल्यूमेन, और ये ल्यूमेन है इसका, एल्वुलस का ल्यूमेन है, और वो मिल्क जो है ये ल्यूमेन है, और यहां पर ये मिल्क बन गया, इसमें मिल्क। तो हम पता चल गया कि हर मैमरी ग्लैंड में 15-20 लोब्यूल्स हैं, हर लोब्यूल में बहुत सारे एल्वुलाई हैं, और एल्वुलाई इज द ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स। एल्वुलाई जो है वो कई सेल का ग्रुप है, इज द ग्रुप ऑफ मैनी सेल, उसमें कई सारे सेल का ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि, ठीक है, तो ये ल्यूमेन है इसका, और इस ल्यूमेन में मिल्क होता है, ल्यूमेन। तो अब मिल्क आ गया, मिल्क इकट्ठा हो गया। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं, जब प्रेगनेंसी का 7 मंथ होता है, 7 मंथ होता है, तो जो एल्वुलाई है उनका, एल्वुलाई का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। साइज ऑफ एल्वुलाई बिगिन टू इंक्रीज, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बर्थ से पहले ही मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और जो मिल्क बनता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम वो मिल्क है जो बन के स्टोर होता रहता है। कोलेस्ट्रम इज नॉट द फ्रेश मिल्क, कोलेस्ट्रम स्टोर्ड मिल्क है। तो 7th मंथ से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ही मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। वो पहले इन ग्लैंड को, एल्वुलाई को साइज बढ़ाता है, और फिर उनमें मिल्क प्रोड्यूस करवा के स्टोर कराना शुरू कर देता है। तो मिल्क प्रोडक्शन 7th मंथ से स्टार्ट हो जाता है, और जो मिल्क बन के स्टोर होता रहता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और यही कोलेस्ट्रम जब बेबी का बर्थ हो जाता है 3-4 दिन तक ये स्टोर्ड मिल्क ही बच्चों को मिलता है। इट इज हाईली न्यूट्रियस, ये हाईली न्यूट्रियस होता है। इसमें एंटीबॉडीज बल्क में होती हैं, और जो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है वो IgA टाइप की है। एंटीबॉडी नाम आपको आगे सुनने को मिलेगा, फिलहाल याद रखें एंटीबॉडीज होती हैं जो IgA वाली एंटीबॉडीज हैं, और ये एंटीबॉडी बच्चे के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तभी बोलते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क मदर था वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। अगर घर में या गाय भैंस जब बर्थ होता है तो शुरू में जो मिल्क आता है उसको खीस बोलते हैं। वो पीला पीला होता है और क्लोट हो जाता है, उसके जो है वो ग्रेन्यूल से बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और इट इज रिच इन प्रोटीन, एंटीबॉडीज, विटामिन। और इसमें आरिस खान को पता है कि हाँ, कि हम गांव के हैं तो हमने देखा है फीस निकाल के बांटा जाता है, ताकि गाय के काफ के साथ साथ, अच्छा लोगों को पता है गाय के काफ के साथ साथ वो हम सबको न्यूट्रिशन वैल्यूज की मिल जाए। तो मुझे बताना था
कि मेमरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन 7 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश मिल्क बर्थ के 2-3 दिन बाद बनना शुरू होता है। और ध्रुवजन कह रहे कोई नई बात बता रहे, सबको पता है। हमें भाई साहब सबको नहीं पता था, इसलिए हम बता रहे थे। तो जिनको पता है उन्हें पता, सबको पता है, और जो नहीं पता है वो कह रहे अच्छा हुआ बता दिया। तो सिमरन कह रही मुझे पता था, चलिए मान सबको पता है, मैं मान रहा हूँ सबको पता है, तो मैं अपने वर्ड वापस ले रहा हूँ, सबको पता था, पर फिर भी मेरा फर्क बताने का कोशिश करूंगा। और आप ये भी याद रखना, एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA होती है। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, विटामिन कंटेंट ज्यादा होता है, और इसका थोड़ा कलर येलो होता है, येलो होता है। दीपिका सिंगल हमारे साथ, उसका मुझे नहीं पता था, अच्छा बता दिया आपने। इसका कलर थोड़ा येलो होता है, और क्यों होता है, बिकॉज विटामिन B2 कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। येलो कलर गाय के दूध का भी थोड़ा सा येलोइश रहता है, उसका घी थोड़ा येलोइश रहता है, और जो फर्स्ट मिल्क है वो भी येलोइश रहता है। रीजन क्या है, B2 की प्रेजेंस, राइबोफ्लेविन की प्रेजेंस। चलिए वापस चल रहे हैं, ये तो एडिशनल बात हो गई, अच्छी बात थी, लेकिन क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। अब जो ल्यूमेन है, जो ये ल्यूमेन है इसका एल्वस का, इस ल्यूमेन से डक निकलती है जिसे बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड मेमरी ट्यूब्यूल। ये है मेमरी ट्यूब्यूल। तो फ्रॉम ईच एल्वस एक डक की जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मेमरी ट्यूब्यूल। उसको क्या बोलते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो जो मिल्क बना है वो इस मेमरी ट्यूब्यूल में आता है। तो जो मिल्क बना किस में आ गया, मेमरी ट्यूब्यूल में आ गया। और देखिए मेमरी ट्यूब्यूल तो हर एल्वस से निकलेगा। अब डिफरेंट ट्यूब्यूल आके मिलेंगे, एक कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और इनसे मिल्क आ रहा है, और फिर बड़ी डक बन जाएगी। तो अब मेमरी ट्यूब्यूल ज्वाइन हो जाते, मिल जाते हैं, और उनके मिलने से तो एक बड़ी डक बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेमरी डक। तो क्या बन गई, मेमरी डक बन गई, दैट इज कॉल्ड मेमरी डक। मेमरी डक। तो हर एल्वस से एक डक निकल, नाम है मेमरी ट्यूब्यूल। क्या नाम है उसका, मेमरी ट्यूब्यूल। और बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल मिलकर मेमरी डक बनाते हैं। तो यहां से मिल्क बन के पहले ट्यूब्यूल में आया, और फिर मेमरी डक में आ गया, और अब कई सारी मेमरी डक मिलेंगी, और एक बड़ी डक बनेगी। ये मेमरी डक आ गई, इधर से आ रही है, और थोड़ी एक और बड़ी डक बन गई, नालियों से नाला बनता जा रहा है, और इनसे भी मिल्क इकट्ठा होता जा रहा है। और जो बड़ी डक बनी है इसको हम बोलते हैं क्या, मेमरी एम्पुला, दैट इज मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला, ठीक है, मेमरी एम्पुला। तो एक बार फिर क्या कर दूं, ये पाथवे आ सकता है, ये कैसे होता है, सबसे पहले जो एल्वुलस की सेल से वो मिल्क बनाती है, और जो उसका ल्यूमेन है, बीच में स्पेस है, उसमें मिल्क इकट्ठा हो जाता है। उस ल्यूमेन से अराइज होता है मेमरी ट्यूब्यूल, और कई सारे मेमरी ट्यूब्यूल मिलके मेमरी डक्ट बनाती हैं, और कई सारे मेमरी डक्ट मिलके मेमरी एम्पुला बनाती, दे प्रोड्यूस मेमरी एम्पुला। क्या बनाएंगी, मेमरी एम्पुला बनाएंगे। अब मेमरी एम्पुला से क्या बनेगा, देखिए मेमरी एम्पुला जो है ये मिलके बनाती है लैटिस डक्ट। अब कई सारी मेमरी एम्पुला मिलेंगी, और इनसे डक्ट और बनेगी, जिसका नाम है फाइनली बन गई लैटिसिफेरस डक्ट, लैटिसिफेरस डक्ट। और लैटिसिफेरस डक्ट है, ये जाके खुलती है टीथ और निपल में। टीथ और निपल इज द पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड फ्रॉम वेयर वी सक द मिल्क इन इन्फेंट स्टेज और चाइल्ड स्टेज। जो निपल है वो टर्मिनल पार्ट है, उसको हम टीथ भी बोलते हैं। तो टीथ और निपल में जाके जो डक्ट खुलेगी उसका नाम है लैटिसिफेरस डक्ट। और जब हम सक करेंगे तो हमें यहीं से मिल्क मिलता है। तो फाइनली वी गेट द मिल्क थ्रू लैटिसिफेरस डक्ट, ठीक है। अब मैं इसको एक और आपको एक पाथ बना रहा हूं कि मिल्क
कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या है। देखिए ये है, सबसे पहले मिल्क बनाया एल्वुलस ने, एल्वियोलस, फिर आगे से ल्यूमेन में, स्टोर हुआ ल्यूमेन में, तो बनाया एल्वुलस ने, स्टोर ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से पहुंचा मैमरी टिब्यूल में, मैमरी टिब्यूल, ठीक है, और मैमरी टिब्यूल से पहुंचा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से पहुंचा कहां पर, मेमोरी डक्ट से पहुंचा ये इसमें, मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से पहुंचा लैटिस डक्ट में, ये पहुंचा लैटिस डक्ट में, लैटिसिफेरस डक्ट, और डक्ट जाके खुली कहां पर, ये डक्ट जाके खुली टीथ में, और यहां से हम इसे सक करते हैं। तो ये पाथवे है, ये पूरा पाथवे है किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क कहां से बन के कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि ये पूरा पाथवे है, इन सेल से मिल्क बनेगा, ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाएगा, ल्यूमेन से जो डक्ट निकलेगी मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर मेमोरी डक्ट बनाएंगे, उनमें आ जाएगा, प्रेशर डक्ट मिलकर मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, यहां तक भी ब्लड सॉरी मिल्क स्टोर होता रहता है। मेमोरी जब 7 मंथ में मिल्क बनता है तो यहाँ तक मिल्क स्टोर रहता है, ल्यूमेन के साथ साथ ये पूरा भरा हुआ रहता है, और फिर जब हम सक करते हैं तो वहां से यहाँ से आगे वो पुश होता है। तो लैटिस डक्ट अब क्लियर हो गई। और अब मेमोरी ग्लैंड को हमने मैं रिकैप कर दूं तो मेमोरी ग्लैंड मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके दो पार्ट हैं, एडिपोज टिश्यू और ग्लैंडुलर पार्ट। जो मेमोरी ग्लैंड है वो 15-20 लोब्यूल्स में रहती है, हर लोब्यूल्स में एल्वुलाई होती हैं, उनकी सेल मिल्क बनाती हैं, फिर मिल्क आएगा टिब्यूल में, फिर मिल्क आएगा मेमोरी डक्ट में, फिर मिल्क आएगा मेमोरी एम्पुला में, लैटिस डक्ट में, और फिर उसे सक कर लिया जाएगा। ये एक बात हो गई कैसे कैसे मिल्क बनकर आगे ट्रांसपोर्ट होता है। कोलेस्ट्रम आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रम हम किसे कहते हैं कि आपको याद रखना है। फर्स्ट मिल्क है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, उसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बच्चे के हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक आइडियल कंटेंट है। इट हैज ऑल सप्लीमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए, इन्फेंट की रिक्वायरमेंट के लिए उसमें सारा कंटेंट मौजूद होता है। आप सोच रहे हो चाय को मैंने नहीं पूछा, मैं स्लिप कर गया, बात पढ़ाते पढ़ाते एक सिप मैंने ले लिया था, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ पाया, पर फिर भी ये चाय आपकी होती, मैं तकलीफ पीता हूँ उससे, बच्चों तरफ की मान के चलता हूँ कि चाय आप तरफ से मुझे मिल रही है, आपको नहीं पढ़ा रहा होता, चाय नहीं मिलती, इसलिए चाय आपकी है, और आप मन में सोच से चाय पी रहे तो अच्छा लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, अब देखिए एक जो कैंसर है, मैंने कल कहा था आपको आरिश खान हलवा याद दिला रहे हैं, तो वैसे भी तो बात हो चुकी थी कि ईद का सेलिब्रेशन में हलवा सब कुछ होगा। अब हम और बात कर रहे हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में कैंसर, यूट्राइन कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, और अगर यूट्रस में कैंसर हो जाता है, सिस्ट बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, दिव्यांश मिश्रा छुट्टी नहीं करनी है, लगातार आपको क्लास को बहुत सीरियस लेना है, और आपका मन खाने को कर रहा है तो आप हमारे दोस्त हमसे रिक्वेस्ट करना, वो बनाएंगी, और हमारी तरफ से फिलहाल तो आप ही खा लेना, बाद में मिलेंगे तो हम सब मिलके खा लेंगे, ठीक है। अब अगला क्या पार्ट है, अगला पार्ट है वो ये है कि मैं बता रहा था आपको कि जो कैंसर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर यूट्रस का है, और सिमरन लिखा है कि हमें निकालना पड़ेगा
सर्जरी करनी पड़ेगी, हिस्टेक्टोमी मुझसे बोलेंगे, बिल्कुल सही, हिस्टेक्टोमी। अब सिमरन आपको बताना है ऑर्किडेक्टोमी और ओफोरेक्टोमी में क्या डिफरेंस है। आपको मुझे बताना है कि ऑर्किडेक्टोमी और ओफोरेक्टोमी में क्या अंतर है। अब हम और बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि यहां पर ज्यादा कैंसर होता है यूट्रस का, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कैंसर फीमेल में, फीमेल की बात करें ब्रेस्ट कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है यूरोपियन कंट्रीज में। अब उसके रीजन क्या है वो पढ़ाऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज, तो उस लेसन में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों है, यहाँ ज्यादा यूट्रन कैंसर क्यों है, यूट्रन कंट्री में ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट का क्यों है। तो देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो स्टडी है, ब्रेस्ट कैंसर जो टेस्ट है, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है हमें कि, जिससे हमें पता चलता है कि भाई कैंसर है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड मैमोग्राफी। मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी वो टेक्निक है विच यूज्ड टू फाइंड आउट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने टेक्निक जो है वो मैमोग्राफी है। और अगर मैमोग्राफी में कैंसर डिटेक्ट होता है तब हमें तो दीपिका सिंह ने लिखा है ऑर्किडेक्टोमी टेस्ट रिमूव करना है और ओफोरेक्टोमी और रिमूव करना है। तो ये तो सब आप होशियार हो जा रहे हो, बिना याद के आपको याद होता जा रहा है, दैट्स वेरी गुड। और हमें लगता है कि ये क्लास भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी है, क्योंकि जब आप खुले मन से पढ़ते हो तो जल्दी याद हो जाता है, और ना गर्मी की चिंता, ना बाहर की, ना धूप की चिंता, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आप थोड़ा सा और इम्प्रूव को, संडे में टेस्ट आपको पता ही है, फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। फर्स्ट लेसन के सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने भेज दिए हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है कि मार्क्स कम क्यों है, कहाँ गड़बड़ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने हर चीज नोट किया अपने पास, ताकि मैं आपको बता सकूं। और ये कॉपी चेक करने में नानी याद आ गई, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना फिर नोट करना बड़ा दिक्कत करता है, लेकिन हम करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर के पता ना मैमोग्राफी हो गया। अब आप क्या करना पड़ेगा, देखिए कैंसर जब हो जाता है तो उसका बेस्ट तो यही है कि हम उस पार्ट को सर्जिकल रिमूव कर दें, उसे निकाल दें। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो बहुत से रिमूवल हो गए, ऑर्किडेक्टोमी होगी, ओफोरेक्टोमी होगी, साल्पेंजेक्टोमी होगी, हिस्टेक्टोमी हो गई, पिनेक्टोमी हो गई, प्रोस्टेक्टोमी हो गई, और अब फाइनली मास्टेक्टोमी हो गई, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, किसकी हमने सारी बात कर ली है, ब्रेस्ट, ठीक है, मैमरी ग्लैंड की। अब हम अगला पार्ट में जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ऐसे ही हमें जो ओवरी है उसकी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डायग्राम बनाने को आ सकता है, नीट में लेबल करने को आ सकता है। आप पता है कि ओवरी जो है वो आलमंड शेप होती है, और आलमंड शेप में बना दिखा हूं आपको, लगभग ये शेप ओवरी की होती है। और मैंने भी कहा था ओवरी का सरफेस थोड़ा सा रफ होता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। तो ये इस तरह बना रहा हूं, ये बिल्कुल सरफेस थोड़ा रफ होता है ना, सरफेस रफ होती है। तो ओवरी, ठीक है, हम ओवरी की जो टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, उसके थ्रू जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यहीं से ओवरी में ब्लड वेसल एंटर होती हैं, ब्लड वेसल्स, ये ओवरी में जाने वाली ब्लड वेसल है, इसको हम कहेंगे आर्टरी, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और यहीं से वेन बाहर आती है, ये बना दी वेन, ये ब्लड वेसल मैंने बना दी, क्योंकि ओवरी ऑर्गन है, और इसको आर्टरी और वेन
सप्लाई तो होनी है, आरटी ब्लड लेके जाएगी और वेन ब्लड बाहर लाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो ओवरी है ये सॉलिड है, ह्यूमन ओवरी या मैमलिन ओवरी सॉलिड है, इसमें कोई कैविटी नहीं है, सॉलिड है। और ओवरी का जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ये बना के मैंने जर्मिनल एपिथेलियम पूरा, मैं थोड़ा शॉर्टकट बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ। दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस में भी था और जर्म सेल से बना हुआ था जो ओरिजिन में एंडोडर्मल है। तो ये मैंने और क्लियर कर दी, मैं बना रहा हूँ जर्मिनल एपिथेलियम। और जो इसकी सेल्स वो कुबोइडल है, ट्यूब लाइक होती हैं, तो जर्म सेल्स आर कुबोइडल इन शेप, ये शेप में कुबोइडल होती हैं। या हम बोल सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम इज कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखिए ओवरी में जितने भी जर्म सेल हैं उन सबको मिलाकर बोलते हैं एग नेस्ट, दैट इज कॉल्ड एग नेस्ट। और जर्म सेल ऑफ ओवरी कलेक्टिवली कॉल्ड एग नेस्ट, उसको हम एग नेस्ट बोलते हैं। ये मैंने बनाया जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और जो इसके अंदर टिश्यू भरा हुआ है सारा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस होता है और ओवरी में कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं सॉलिड है। स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं, बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स होता है और अंदर वाला पार्ट मेडुला होता है। तो कोर्टेक्स हैज टू पार्ट, वन इज कोर्टेक्स एंड अदर इज मेडुला। तो स्ट्रोमा हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम है वो स्ट्रोमा को लाइन चारों तरफ घेर रखता है, दैट लाइन टू द स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम लाइन टू द स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा को घेरे रखता है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, इस स्ट्रोमा में जो डिफरेंट डेवलपिंग एग है उसकी डिफरेंट स्टेज होती है। जब कोई फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में, इन इट्स ओवरी, एक सिंगल ओवरी में लगभग 2 लाख ऊगोनिया होते हैं, 2 लाख ऊगोनिया एक ओवरी में, और दोनों ओवरी में लगभग 4 लाख ऊगोनिया होते हैं। और इन्हीं ऊगोनिया से एग डेवलप होगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईच फीमेल बेबी has about 4 lakhs oogonia in its both of। लेकिन बर्थ के बाद जो oogonia है ये डीजेनरेट होते रहते हैं, मरते रहते हैं। जो परफेक्ट वीक है, डिफेक्टेड है, वे oogonia मर जाते हैं। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, when puberty start, तो लगभग 60,000 80,000 ऊगोनिया रह जाते हैं। तो बर्थ टाइम पर जिनका नंबर 4 लाख था वो घटकर रह गया 60,000 80,000, ठीक है। और फिर जो ऊगोनिया है इससे डेवलप होता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल। ये ओवरी दिखाना पड़ेगा, मैं प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा वो मैं अगले पार्ट में समझाना मुझे। फिलहाल तो मैं ओवरी जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। तो प्राइमरी बना और फिर बना सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बनता है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बन गया और इसमें कई सारे लेयर बन जाते हैं। टर्सरी फॉलिकल ये एक के बाद एक पहले ऊगोनिया बाय बर्थ होते हैं, ऊगोनिया बाय बर्थ होते हैं। कोई भी नया ऊगोनिया बर्थ के बाद नहीं बनता, ये सारे सारे बर्थ से पहले बन चुके होते हैं। और ये बन गया टर्सरी, टर्सरी फॉलिकल। क्या बना? टर्सरी फॉलिकल बन गया। और टर्सरी फॉलिकल से बनता है ग्रेफिन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल है,
इसको हम ग्रेफिन फॉलिकल बोलते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल। हर ग्रेफिन फॉलिकल में एक सेकेंडरी oocyte होता है, एक एग होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो टूट जाता है और उससे एग बाहर आ जाता है। ठीक है, तो पहले ओवोनिया थे, बाइबक थे, फिर उससे बना प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। स्टेज नाम याद रखते, सीक्वेंस याद रखते हैं। फिर ग्रेफिन फॉलिकल टूट जाता है और सेकेंडरी oocyte यानी एग बाहर आ जाता है, इसको बोलते सेकेंडरी oocyte। ये बाहर आ गया और अब जो टूटा हुआ ये बना ग्रेफिन फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम ग्रेफिन फॉलिकल के टूटने से बनता है। और हर महीने हमारी ओवरी में एक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, इसलिए हर महीने एक कॉर्पस लूटियम बनता है। अगर ये नहीं ब्रेक होगा तो जो कॉर्पस लूटियम वो नहीं बनेगा और फाइनल जो कॉर्पस लूटियम है वो डैमेज हो जाता है, एक बेकार स्ट्रक्चर बदल जाता है, बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। और जो कॉर्पस एल्बिकेंस है वो कॉर्पस लूटियम की डीजेनरेटिंग फॉर्म है, दैट इज डीजेनरेटिंग फॉर्म ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो मैं एक बार फिर रिकैप कर रहा हूं। ओवरी आलमंड शेप होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, पेल्विक रीजन प्रेजेंट होती है। ओवरी के चारों तरफ एक जर्मिनल एपिथेलियम होता है जिसकी सेल कुबोइडल होती है। जिसकी सेल क्या होती है? कुबोइडल होती है। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होगा? ओवरी में ब्लड की सप्लाई होती है आर्टरी से, ओवरी से ब्लड वापस जाता है वेन के थ्रू। ये आप दिखाओ डायग्राम में, ये डायग्राम बनाना है आपको। और ओवरी के अंदर का सारा टिश्यू, इन सारे जर्मिनल एपिथेलियम, देयर इज स्ट्रोमा, ये सारे जो स्टेज हैं दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा प्रेजेंट हैं। स्ट्रोमा का बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स है, अंदर का पार्ट मेडुला है। ठीक है, तो जब स्टार्ट हो जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगी, तो ऊ होने से पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। ये क्या है, इनकी आगे आएगी तो बस नाम याद रखो, टर्शियरी फॉलिकल। फिर बन जाएगा ग्रेफिन फॉलिकल, और ग्रेफिन फॉलिकल टूट जाएगा, उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाएगा ओवरी से बाहर, और फिम्बरी यहीं से कलेक्ट कर लेगी। ये जो बाहर आएगा ओवरी से, इसको कलेक्ट करने का काम फिम्बरी का है। अब कॉर्पस लूटियम जो है टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, ये ओवरी की परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये बन गई। और अब ये एक हार्मोन बनाएगा, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, वो बनता रहेगा। और फिर कॉर्पस लूटियम 12-14 दिन तक, 12 to 14 डेज सर्वाइव करता है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम खुद एक येलो कलर की स्ट्रक्चर है, येलो कलर होता है, जिसमें फैट डिपॉजिट होता है। फिर ये जब फैट खत्म हो जाती है, ये व्हाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस व्हाइट फॉर्म को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस को जो हमारी कौन सी सेल है, मैक्रोफेज सेल है, वो उसे फैगोसाइटोसिस करके खत्म कर देती है। तो ये टीएस ऑफ ओवरी है, इंपॉर्टेंट डायग्राम बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए। यहाँ पर वो लेबल करवा लेता है, ये सीक्वेंस फिक्स है, पहले प्राइमरी, फिर सेकंड टर्शियरी, और फिर ग्रेफिन फॉलिकल, टूटा हुआ कॉर्पस लूटियम, और लास्ट वाला कॉर्पस एल्बिकेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी पार्ट आप ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। स्ट्रोमा याद रखना 2 पार्ट के होते हैं। शीट आपके पास है, तुरंत इसे पढ़ना है क्लास के बाद और रेस्ट करने के बाद। और हम कल शुरू करेंगे गैमिट फॉर्मेशन, जो गैमिट्स हैं, स्पर्म ओवा कैसे बनते हो, कल का काम है। आज क्लास यहीं तक रहेगी, और इस उम्मीद के साथ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप सही तरह से पढ़ लेते हो और वो पता चल रहा है कि आप रेस्पॉन्ड करते हो। बस मैं जरूर चाहता हूँ कि हर बच्चा क्लास अटेंड करे, क्योंकि जो संजनाएं नहीं है क्लास में, वो अच्छी बात नहीं है। कल फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, और हमारी क्लास चलती रहेगी।